हेलो स्टूडेंट, आज हम 2024 यूईटी यूजी हिस्ट्री के पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे। तो इसके तहत पहला क्वेश्चन है, कौरव और पांडव किस शासक वंश से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है कुरु, दूसरा है पांचाल, तीसरा है मगध और चौथा है वत्स। इसका सही ऑप्शन होगा कुरु। कौरव और पांडव कुरु वंश से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट में जमींदारों और रैयतों की याचिकाओं को ब्रिटिश संसद के विचारार्थ परिशिष्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया था? पहला ऑप्शन है पहली रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है सातवीं रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है छठी रिपोर्ट, चौथा ऑप्शन है पांचवी रिपोर्ट। इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा फोर्थ। पांचवी रिपोर्ट के तहत जमींदारों और रैयतों की याचिकाओं को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही नेताओं ने अपने विचारों के प्रसार के लिए घोषणाएं और कुछ रिक्त स्थान जारी किए थे। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला ऑप्शन है कारतूस, दूसरा ऑप्शन है इश्तेहार, तीसरा ऑप्शन है सिपाही और चौथा है तालुकेदार। इसका सही ऑप्शन होगा इश्तेहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अब इसमें जान बाकी नहीं रही, यह किस राज्य के संदर्भ में कहा गया था? पहला ऑप्शन है झांसी, दूसरा है अवध, तीसरा ऑप्शन है कानपुर, चौथा है दिल्ली। तो ये कथन अवध अवध राज्य के लिए कहा गया था। दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है बेल ऑफ आर्म्स एक गोदान था जिसमें हथियार रखे जाते थे। दूसरा ऑप्शन है अवध की सेना ने ब्रिटिशों का समर्थन किया था। तीसरा ऑप्शन है फिरंगी एक फारसी मूल का शब्द था जो विद्रोहियों ने अंग्रेजों के लिए इस्तेमाल किया था। चौथा ऑप्शन है सातवीं अवध अनियमित घुड़सवार सेना ने मई के आरंभ में नए कारतूस स्वीकार किए थे। पांचवा ऑप्शन है स्थानीय नेता उभरे जिन्होंने किसानों, जमींदारों और जनजातियों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया था। सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है ए बी सी सही है, दूसरा ऑप्शन है बी डी सही है, तीसरा ऑप्शन है ए सी और ई सही है और चौथा है डी और ई सही है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ए सही है, सी सही है और ई सही है। इस तरीके से हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, ए सी और ई। इसमें सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नाना साहब, सेकेंड नंबर पे रानी लक्ष्मीबाई, थर्ड पे है कुंवर सिंह और फोर्थ पे है ब्रिजेश कद्र। सूची सेकेंड में देखा जाए तो है पहला ऑप्शन में है अवध है, सेकेंड पे कानपुर है, थर्ड पे आरा है और फोर्थ पे झांसी है। तो इसमें हम नाना साहब ने 1857 में कानपुर से विद्रोह किया था, हम सेकेंड से मैच कराएंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से विद्रोह किया था, हम फोर्थ में मिलाएंगे। कुंवर सिंह जो थे वो आरा से थे, थर्ड है। और ब्रिजेश कद्र जो थे वो अवध से थे। इसमें पहले नंबर पे पहला होगा ए का दो 4 में है, चौथा ऑप्शन सही है। 1855-56 के संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन 1 है बिरसा मुंडा, ऑप्शन 2 है गोनू, ऑप्शन 3 है सिद्धू मजही, ऑप्शन 4 है साहमल। तो 1855-56 के संथाल विद्रोह का नेता जो था वो सिद्धू मजही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनहट की प्रसिद्ध लड़ाई जिसमें हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना पराजित हुई, किसने लड़ी थी? पहला ऑप्शन है शाहमल, दूसरा ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्लाह शाह, तीसरा ऑप्शन है ब्रिजेश कद्र, चौथा ऑप्शन है कुंवर सिंह। तो चिनहट की जो लड़ाई थी वो मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने लड़ी थी। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ को घेर लिया गया था उस समय लखनऊ का कमिश्नर कौन था? ऑप्शन ए है कॉलिन कैम्पबेल, ऑप्शन 2 है हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन 3 है जेम्स आउटक्रम और फोर्थ है हेनरी हैवलॉक। तो उस समय लखनऊ के कमिश्नर जो थे वो हेनरी लॉरेंस थे। सनसेट लॉ किससे रिलेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन है जमींदार प्रणाली या अस्थाई बंदोबस्त, सेकेंड है ब्रिटिश नौसेना, थर्ड है शाही दरबार और फोर्थ है स्वतंत्रता आंदोलन। तो जो सनसेट लॉ है वो जमींदारी प्रणाली से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपने नमक सत्याग्रह के दौरान अपने आश्रम से समुद्र की ओर मार्च शुरू किया था, वह आश्रम कहाँ स्थित था? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद में, दूसरा ऑप्शन है साबरमती, तीसरा है वर्धा और चौथे नंबर पे है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपने नमक सत्याग्रह के दौरान अपने आश्रम से समुद्र की ओर मार्च शुरू किया था। वह आश्रम कहाँ स्थित है? रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन साबरमती, तीसरा है वर्धा और चौथा है कुचरब। तो इसमें सही ऑप्शन जो सही है वो है साबरमती। साबरमती से ही गांधी जी ने अपने नमक सत्याग्रह का दांडी मार्च स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का नमक मार्च किस पर केंद्रित पहली राष्ट्रवादी गतिविधि के रूप में उल्लेखनीय है? पहला ऑप्शन है महिलाएं, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है 15 मार्च 1930। तो ये जो गांधी जी का दांडी मार्च था या नमक नमक मार्च था, ये महिलाओं से रिलेटेड था, क्योंकि पहला आंदोलन है जिसमें भारी मात्रा में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज किसे प्राप्त करने के लिए था? पहला ऑप्शन है आंशिक स्वतंत्रता, दूसरा है पूर्ण स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है भारतीय पहचान, चौथा है विभाजन। तो ये जो पूर्ण स्वराज है ये पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला ऑप्शन है गांधी जी ने भारतीय अभिजात वर्ग पर श्रमिक गरीबों की चिंता न करने का आरोप लगाया था। गांधी जी ने भव्य आभूषणों से सजे रईसों और करोड़ों गरीब भारतीयों के बीच विरोधाभास की कोई चिंता नहीं की थी। सी ऑप्शन है गांधी जी ने कहा हमारा उद्धार केवल वकीलों, डॉक्टरों और अमीर जमींदारों के माध्यम से हो सकता है। डी ऑप्शन है गांधी जी ने जोर दिया कि भारत का उद्धार किसान ही सुनिश्चित करेंगे। ई ऑप्शन है गांधी जी ने विशेष आमंत्रितों से कहा अपने आभूषण उतारो और उन्हें अपने देशवासियों के लिए एक न्यासी के रूप में रखो। पहला ऑप्शन है ए बी सी सही है, दूसरा ऑप्शन है सी डी ई सही है, तीसरा ऑप्शन है बी सी और डी सही है, चौथा ऑप्शन है ए डी और ई सही है। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है और ई ऑप्शन सही है। ए में गांधी जी ने भारतीय अभिजात वर्ग पर श्रमिक गरीबों की चिंता न करने का आरोप लगाया था, ये सही है। गांधी जी ने जोर दिया था कि भारत का उद्धार किसान ही सुनिश्चित करेंगे, ये भी सही है। और ई ऑप्शन गांधी जी ने विशेष आमंत्रितों से कहा था अपने आभूषण उतारो और उन्हें देशवासियों के लिए न्यासी के रूप में रखो, अर्थात हमारा ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। इसमें इसमें पहले सूची 1 में है खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा है कमाल अतातुर्क, चौथा है लुई फिशर। सूची 2 में है महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक, सेकेंड ऑप्शन है तुर्की शासक, थर्ड ऑप्शन है 1919, फोर्थ ऑप्शन है 1919 टू 1920। तो खिलाफत आंदोलन 1990 टू 1920 में स्टार्ट हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था ये 1919 में हुआ था। कमाल अतातुर्क जो थे वो तुर्की शासक थे और लुई फिशर जो है वो महात्मा गांधी के जीवनी लेखक हैं। अर्थात ए का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 2 होगा और डी का 1 होगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की वापसी के समय गांधी जी के मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश कौन से थे? पहला ऑप्शन है जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड, सेकेंड ऑप्शन जस्टिस विलियम हॉजेस, थर्ड ऑप्शन है जस्टिस जोसेफ नोएल, फोर्थ ऑप्शन है जस्टिस थॉमस बार्कर। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड, जिन्होंने गांधी जी के मुकदमे की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेश सरकार द्वारा अलग निर्वाचक मंडलों की शुरुआत कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1919, सेकेंड ऑप्शन है 1923, थर्ड ऑप्शन है 1909, फोर्थ ऑप्शन है 1907। तो अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत 1909 में की गई थी, अर्थात थर्ड ऑप्शन सही है। इसमें कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिच्छेद इस प्रकार है, मुगल काल के इतिहास विशेष रूप से अबुल फजल द्वारा लिखे गए अकबरनामा ने ऐसे साम्राज्य की कल्पना प्रस्तुत की है जिसमें भारी शक्ति सम्राट के पास होती है, बाकी राज्य उसके आदेशों का पालन करता है। फिर भी यदि हम इन इतिहासों में दिए गए समृद्ध विवरणों को करीब से देखें तो ये हमें मुगल शासन की संरचना के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जिससे यह समझा जा सकता है कि सम्राट की प्रशासनिक व्यवस्था कई अलग अलग संस्थाओं पर निर्भर थी। मुगल शासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ उसका अभिजात वर्ग था। नेक्स्ट
इसके तहत पहला क्वेश्चन है, मुगल इतिहासों में सम्राट को सर्वोच्च शासक क्यों माना गया? पहला ऑप्शन है क्योंकि अभिजात वर्ग चाहता था कि वह सर्वोच्च हो। सेकेंड ऑप्शन है क्योंकि साम्राज्य कल्पना सम्राट को एकमात्र शासक के रूप में प्रस्तुत करती थी। थर्ड ऑप्शन है क्योंकि ये इतिहास समृद्ध जानकारी के स्रोत हैं। फोर्थ ऑप्शन है क्योंकि साम्राज्य का प्रशासन कमजोर था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, क्योंकि साम्राज्य कल्पना सम्राट को एकमात्र शासक के रूप में प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार का कौन सा वर्ग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था? पहला ऑप्शन है साम्राज्यिक दृष्टिकोण, सेकेंड है साम्राज्य, थर्ड है अभिजात वर्ग नोबिलिटी, फोर्थ है मुगल इतिहास। इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड अभिजात वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहास ग्रंथ में कहा गया है कि पूरा राज्य राजा के आदेशों का पालन करता था? फर्स्ट ऑप्शन है उर्दू अखबार, सेकेंड ऑप्शन है बादशाहनामा, थर्ड ऑप्शन है अकबरनामा, फोर्थ ऑप्शन है किताब खाना। ये बात अकबरनामा में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती थी? फर्स्ट है यात्रियों पर, सेकेंड है अभिजात वर्ग पर, थर्ड है जनता पर, फोर्थ है मीर बख्शी पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 अभिजात वर्ग पर। इस कॉलम का लास्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रबहान ब्राह्मण, सेकेंड है मोहम्मद काजिम, थर्ड है लाहौरी, फोर्थ है अबुल फजल। इसका सही ऑप्शन होगा अबुल अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर अगले 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संविधान सभा ने भारतीय संविधान पर विचार किया जो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। यह विश्व का सबसे लंबा संविधान होने का संदेहास्पद सम्मान रखता है, लेकिन इसके आकार और जटिलता को समझना शायद इस देश के आकार और विविधता को ध्यान में रखते हुए उचित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत न केवल बड़ा और विविध था, बल्कि गहरे रूप से विभाजित भी था। एक ऐसा संविधान जो देश को एकजुट रखने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। स्वाभाविक रूप से एक विस्तृत, सावधानी पूर्वक तैयार किया गया और एक कड़ी मेहनत से लिखा गया दस्तावेज होना था। एक बात यह है कि यह अतीत और वर्तमान के घावों को भरने का प्रयास करता था, ताकि विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों के भारतीय एक साझा राजनीतिक प्रयोग में एक साथ आ सकें। दूसरी बात यह थी कि यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को बढ़ावा देने का प्रयास करता था। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जो कि ऊपर ही दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा दस्तावेज क्यों कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है कड़ा यह एक कड़ी मेहनत से तैयार किया गया दस्तावेज है। सेकंड ऑप्शन है ये सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। यह थर्ड ऑप्शन है यह पदानुक्रम की संस्कृति को आत्मसात करता है। फोर्थ ऑप्शन है देश के आकार और विविधता ने संविधान की लंबाई पर प्रभाव डाला है। इसका सही ऑप्शन होगा देश के आकार और विविधता ने संविधान की लंबाई पर प्रभाव डाला, अर्थात फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कैसे कह सकते हैं कि भारतीय संविधान भारत को एकजुट करने का प्रयास करता है? पहला ऑप्शन है ये देश की समस्याओं से निपटता है। सेकेंड ऑप्शन है उपमहाद्वीप का क्षेत्र इसके नियंत्रण में था। थर्ड ऑप्शन है इसे देश के विविध विभाजित वर्गों, समुदायों और जातियों को एकजुट रखने के लिए डिजाइन किया गया था। फोर्थ ऑप्शन है यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए था। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, इसे देश के विभाजित वर्गों, समुदायों और जातियों को एकजुट रखने के लिए डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर विचार करने वाली संस्था कौन सी थी? पहला है भारत की संसद, दूसरा है समाचार पत्रों के माध्यम से, थर्ड है संविधान सभा, फोर्थ है रियासतें। इसका सही है संविधान सभा। थर्ड ऑप्शन सही है संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के स्वभाव में अधिकार शामिल हैं। सांस्कृतिक अधिकार पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन शैक्षिक अधिकार, थर्ड ऑप्शन समानता, फोर्थ ऑप्शन धर्म। अर्थात ये चारों ही सही ऑप्शन है। ये संविधान के स्वभाव में अधिकार, ये चारों अधिकार शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है हड़प्पा मुहर हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशिष्ट कृति है। बी ऑप्शन है हड़प्पा मुहर के चित्र उन लोगों के लिए एक अर्थ व्यक्त करते थे जो इसे पढ़ने में असमर्थ थे। सी ऑप्शन है हड़प्पा मुहरों पर संस्कृत लिपि अंकित है। डी ऑप्शन है हड़प्पा मुहरों पर पाली और प्रकृत में लेखन था। ई ऑप्शन है कुछ हड़प्पा मोहरों पर लिपि के दाएं ओर अधिक जगह छोड़ी गई थी और बाएं ओर संकुचन था। इसका पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन भी सही है। हड़प्पा मोहरों पर संस्कृत लिपि अंकित थी, ये गलत है। हड़प्पा मोहरों पर पाली और प्रकृत में लेखन था, ये भी गलत है। ई ऑप्शन कुछ हड़प्पा मोहरों पर लिपि के दाएं और अधिक जगह छोड़ी गई थी और बाएं ओर संकुचन था, ये भी सही है। अर्थात ए बी और ई ऑप्शन सही है। ए बी और ई, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाइए। सूची एक में है कुषाण, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है समुद्रगुप्त और डी ऑप्शन है हरिसेन। सूची दो में है पहला ऑप्शन प्रियदर्शी, दूसरा ऑप्शन है देवपुत्र, तीसरा ऑप्शन है दरबारी कवि और चौथा है प्रयाग प्रशस्ति। तो कुषाण जो है वो अपने आप को देवपुत्र कहते थे। अशोक जो है वो अपने खुद को प्रियदर्शी कहता है। समुद्रगुप्त जो है वो प्रयाग प्रशस्ति से रिलेटेड है। और हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। ए का 2 सही है, बी का 1 सही है, सी का 4 सही और डी का 3 सही है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पहला स्थल कौन सा है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है राखीगढ़ी, तीसरा है हुलास और चौथा है सिनौली। इसमें हड़प्पा सही है, वो पहला स्थल हड़प्पा है जिसकी 1921 में खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाइए। सूची एक में है ए ऑप्शन अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, बी ऑप्शन जॉन मार्शल, सी ऑप्शन जे एफ फ्लिंट, डी ऑप्शन है कॉलिन मैकेंजी। इसमें सूची सेकेंड में फर्स्ट ऑप्शन है मंदिरों की दीवारों पर शिलालेखों का दस्तावेजीकरण, थर्ड ऑप्शन है विजयनगर में संरक्षण कार्य उनके तहत शुरू हुए थे, फोर्थ ऑप्शन है हम्पी की विस्तृत फोटोग्राफी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाइए। सूची एक में है फर्स्ट ए ऑप्शन है डुआर्ड बारबोसा, बी ऑप्शन है मार्को पोलो, सी ऑप्शन है इब्न बतूता, डी ऑप्शन है एंटोनियो मोन्सरेट। जो डुआर्ड बारबोसा सूची सेकंड है, फर्स्ट ऑप्शन पे मोरक्को, सेकंड ऑप्शन पे स्पेन है, थर्ड पे पुर्तगाल एंड फोर्थ पे इटली। डुआर्ड बारबोसा जो है वो इटली के थे, मार्को पोलो जो है वो पुर्तगीज है, इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आया था और एंटोनियो मॉन्सरेट जो है वो स्पेन के थे। डी का डी का 2, सी का 1 अर्थात सेकेंड वाला सही है। ए का 3। नेक्स्ट ऑप्शन सूची एक को सूची दो से मिलाइए। सूची फर्स्ट में है ए ऑप्शन पाटलिपुत्र, बी है राजगिरी, सी है कलिंग, डी है अर्थशास्त्र। सूची दो में है पहले नंबर पे राजगीर बिहार का प्राकृत नाम है, दो पे है वर्तमान तटीय ओडिशा, तीन पे है वर्तमान पटना और चौथे पे कौटिल्य। तो पाटलिपुत्र जो है वो वर्तमान में पटना है, राजगिरी जो है उसे राजगीर बिहार का प्रकृत नाम है, कलिंग जो है वो वर्तमान तटीय ओडिशा में है, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने रचना करी थी। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? ए ऑप्शन है महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, बी ऑप्शन है महाभारत को वाल्मीकि ने लिखा था, सी ऑप्शन है वीएस सुक्तांतर महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण से जुड़े हुए हैं, डी ऑप्शन है महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण को पूरा करने में 47 साल लगे, ई ऑप्शन है महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण में 13,000 पृष्ठों से अधिक है। पहले नंबर पे है ए और बी सही है, दूसरा है बी और ई सही है, तीसरा है ए सी डी और ई सही है, चौथा है बी और सी सही है। इसमें हमारा ये ऑप्शन
बी ऑप्शन गलत है, महाभारत की रचना वाल्मीकि ने नहीं करी है, और सारे ऑप्शन सही है, अर्थात हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुणी के रूप में अभिषिक्त होने वाली पहली महिला कौन सी थी? अर्थात ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है सिंगाला, दूसरा ऑप्शन है कारुणी प्रजापति, तीसरा है महाप्रजापति गौतमी, और चौथा है पुन्ना। तो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में अभिषिक्त होने वाली पहली महिला जो थी वो महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि महात्मा महात्मा बुद्ध की मौसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवताओं के प्रमुख देवता थे? पहला ऑप्शन है ब्रह्मा विष्णु महेश शिव, दूसरा ऑप्शन है विष्णु शिव और इंद्र, तीसरा ऑप्शन है अग्नि इंद्र और सोम, चौथा है अग्नि वरुण और इंद्र। तो चौथा ऑप्शन सही है, अग्नि वरुण और इंद्र, ये तीनों जो है वो वैदिक देवताओं में प्रमुख देवता थे।